दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वर्तमान सरकार में जो हमारे सीएजी हैं फिलहाल, उससे पूर्व राजीव महर्षि हमारे सीएजी हुआ करते थे। राजीव महर्षि जब रिटायर हुए तो रिटायर होते वक्त उन्होंने एक लेटर लिख कर दिया हमारे देश के राष्ट्रपति को। उन्होंने अपना एक तर्क दिया था कि आप डाटा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एक्ट लागू कीजिए, यानी कि उसके तहत जवाबदेही हो डाटा की और सब कुछ ऑनलाइन हो, यानी कि बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, रिचार्ज, ट्रेन टिकट, बस टिकट, जो भी सब कुछ है सब ऑनलाइन हो एंड डिजिटल टोटली। लेकिन डाटा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एक्ट तो पास नहीं हुआ। हालांकि में अमेरिका में पास है ये एक्ट कानून, भारत में नहीं हुआ, क्योंकि भारत ज़्यादातर अनऑर्गेनाइजेशन यानी असंगठित क्षेत्र में रहता है। कोई ढकेल लगाता है, कोई रेहड़ी पटरी पर ढकेल लगाता है, कोई धोबी है, कोई मोची है, कोई कटिंग करता है, यानी कि शिक्षा का अभाव पूरी तरीके से। अगर साक्षरता दर भी है तो लेकिन वो शिक्षा का अभाव नहीं है जो आप अच्छे तरीके से हम डाटा को चला सकें। आप एक छोटा सा आंकड़ा देखिए आप, और ये आंकड़ा हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उस समय राजीव महर्षि ने जो कहा था डिजिटलाइजेशन डिजिटल करने के लिए, लेकिन आज वो पूरी तरीके से भारत में लागू हो चुका है, पूरी तरीके से। यानी कि आप एक चीज़ देखिए, आप जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं उस एरिया का गुंडा एक तरफ तो आपको पीटने की कोशिश करता है, पिटवाने की, दूसरी तरफ आपसे कहते हैं हम आपके साथ हैं। यानी कि उसको एक ओरिजिनल फ्रॉती इसको कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब गुंडागिर्दी नहीं होगी तो सुरक्षा के पैसे किस बात के। लेकिन बजाय गुंडागिर्दी के प्रोटेक्शन के पैसे देने पड़ते हैं। वही स्थिति आज डेटा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो बगैर कानून के देश पर लागू हुआ है, हम उसी के बारे में बात करें। एक तरफ देश महामारी की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार हमारे ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें लाद रही हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा भैंस का बीमा होता है, गाय ढोर का बीमा, जो भी जीव होता है, दुधारू पशु होता है, कुछ भी होता है, उसका बीमा होता है। ऐतिहासिक धरोहर, मकान, दुकान, बिल्डिंग, मनुष्य, सबका बीमा होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमको जो मोबाइल दिया गया है, यार हमारे द्वारा जो मोबाइल खरीदा गया है, और उस मोबाइल के अंदर जो 399 का हम जो डाटा डलाते हैं 2 महीने का, उस डाटा को जो हम चलाते हैं, यानी कि हम जो सर्फिंग करते हैं या जो हम कुछ देखते हैं या हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसकी सुरक्षा है नहीं। यही सरकार कहना चाह रही है कि इनकी सुरक्षा नहीं है। आप खुद सुरक्षा कीजिए। अब सोचिए आदमी कैसे सुरक्षा कर पाएगा। मोबाइल जब इंसान के हाथ में आया तो कई लोग तो मोबाइल को
मतलब उदाहरण बतौर समझने की कोशिश करिए कि एक चाकू जब मार्केट में आता है तो चाकू सब्जी काटने के भी काम आता है और चाकू मर्डर करने के भी काम आता है। आज हमारे पास मोबाइल एक दैनिक जीवन की एक मुख्य वस्तु हो गई। तो मोबाइल से हम डिजिटलीकरण की ओर जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। एक संगठित क्षेत्र में हम एक दूसरे से जुड़ते भी हैं, हमारी निजी जानकारी शेयर करते हैं, या हम कोई ऐसी चीज़ सर्फिंग करते हैं, देखते हैं और हम क्या सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हम अब सुरक्षित नहीं हैं। एक तरीके का हमारे अंदर भय बैठा दिया, भय सरकार ने, कि आप जो डाटा देख रहे हो या आपका जो डाटा स्टोर है, या आप सर्फिंग करते वक्त किसी ऐसे मॉलवेयर ऐप से टकरा रहे हो जो आपका डाटा ले सकता है, तो उसकी सुरक्षा हमारे पास नहीं है। हम फेसबुक चलाते हैं तो हमारा डाटा, इनकम किसकी? फेसबुक की। सर्फिंग करते हैं हम गूगल पर, इनकम किसकी? गूगल की। हम जो भी ऐप्स यूज़ में लेते हैं तो उन सब ऐप्सों की इनकम होती है। एक तरफ तो भारत की सरकार ने टोटल चीनी ऐप्स बंद कर दी है कि भाई इनसे भारत के नागरिक के डेटा की सुरक्षा नहीं है, ये डेटा लीक करते हैं। दूसरी तरफ सरकार, मैं ये आंकड़ा खुद की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये आंकड़ा 6 सितंबर के राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट के हवाले से बोल रहा हूँ मैं। मतलब सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है ये है कहना कि आपका जो डाटा है, आप जो सर्फिंग करते हैं या आप ये किसी को पेमेंट करते हैं, पेमेंट स्वीकार करते हैं, या कोई भी ऐसी मनोरंजन की चीज़ देखते हैं जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, अगर वो वस्तु आपकी, वो डेटा आपका कोई चोरी करके किसी अन्य साइट पर प्रदर्शन करे तो आपके साथ क्या होगा? आपको आत्महत्या ही करनी होगी। मनोरंजन का साधन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब सरकार कहती है भाई इसके लिए आप बीमा कराइए, भाई इसके लिए आप बीमा कराइए। यानी कि जो मेलवेयर है, मेलवेयर एक साइबर अटैक, सो वो है जो अपन वो कहते हैं वायरस, साइबर अटैक वायरस है जो कंप्यूटर तक को नुकसान पहुंचाता है। या जो साइबर बीमा होगा वो कंप्यूटर सिस्टम, डेटा बहाली में आने वाले जो टोटल लागत है उसको भी वहन करेगा। लेकिन जो सरकार का तर्क है वो तर्क ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में वित्तीय लेन देन और कोरोना काल में इंटरनेट की जो टोटल खपत हुई है, चाहे किसी ने लूडो खेला है, चाहे किसी ने कोई गेम खेला है, चाहे किसी ने कुछ देखा है, या किसी ने कुछ अपलोड किया है, या फिर कोई माई मी करके खुद को कोई देखना है, तो इसमें इंटरनेट की खपत हुई है। तो इसमें ज़्यादातर आदमी की निजी जानकारियाँ शेयर हुई है और टोटल ये जो हैकर होते हैं इस चीज़ को कैच करते हैं, उसके बाद अन्य किसी को बेचते हैं इसको। तो आपको अगर इसकी सुरक्षा सिक्योरिटी चाहिए तो आपको बीमा कराना ही होगा। दूसरा, फिशिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। फिशिंग शब्द जो है वो ये स्पीयर फिशिंग एवं स्टाफिंग साइबर अपराधियों के आजमाए हुए तरीके हैं जिसमें धोखेबाज विश्वसनीय कंपनियों का ओरिजिनल दिखने वाला पेज या ईमेल का उपयोग करते हैं। इसके बाद यूजर से उनकी व्यक्तिगत जानकारी आदि मांग लेते हैं। तो आपको इसकी सुरक्षा खुद को ही करनी होगी। जिस कंपनी को हम उपयोग कर रहे हैं, गूगल है, हमारा डाटा वही ले रही है, डाटा सर्फिंग हम वही कर रहे हैं, हमसे वो इनकम कर रही है, और इसकी प्रोटेक्शन के बाद में हमारा डाटा चोरी हो जाए
और जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो, हार्डवेयर कंपनी हो, या डेटा कंपनी हो, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब सरकार की मर्जी से ही काम करते, बिना सरकार के इजाज़त से कोई काम नहीं करता। अब आप सोचिए कि भारत के अंदर 50.4 करोड़ इंटरनेट यूजर है। सोच रहे हैं आप इस बात? 50.4 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, और सरकार ने इसके बीमा कवर के लिए देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को भी पीछे छोड़ दिया है। देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अगर बीमा साइबर जो बीमा है वो कवर करने की जो अनुमति दी गई है वो HDFC बैंक और बजाज आलियांज के लिए दी गई है। यानी कि 2 ही बीमा कंपनियां ऐसी हैं जो साइबर बीमा कवर करेंगी। आपको पता है ये 50.4 करोड़ इंटरनेट यूजर के बाद भी भारत सरकार के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं सब में काम इंटरनेट के जरिए होता है। अब उनको तो छोड़िए, हम 50 करोड़ को ही ले लेते हैं। आप 50 को छोड़िए, हम 30 को ही ले लेते हैं। अगर 30 करोड़ यूजरों का अगर बीमा करेगी बजाज आलियांज हो, HDFC हो, यानी कि उसका शुद्ध लाभ जो है उसका यानी कि 55,000 करोड़ के आसपास है। यानी कि एक बीमा रिस्क कवर है उसका, जो पॉलिसी बेचेगी अपनी, उसकी कीमत है 1,863 रुपये। अगर 1,863 जो रुपये है बीमा एक व्यक्ति का नहीं, उसके डाटा का, यानी कि आप जो मोबाइल में चला रहे हो, अगर ये 10 करोड़ यूजर हों तो ये टोटल 1,823 करोड़ हो जाता है। अगर इसको 20 करोड़ अगर जो डेटा यूजर हैं अगर साइबर बीमा कवर करते हैं तो 36,046 करोड़। अगर 30 करोड़ लेते हैं तो 54,069 करोड़, यानी कि 55,000 करोड़ के आसपास शुद्ध कमाई होती है। अगर साइबर बीमा कराना ही है तो हमारे भारत सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक सबसे बड़ी देश की, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ये निजी बैंकों को ही क्यों दिया है? और ऐसी महामारी के दौरान आम आदमी के अंदर भय, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो क्या देख रहा है, गूगल पर वो क्या देख रहा है, उसके बावजूद उसका डेटा चोरी हो रहा है। एक तरफ चीनी ऐप्स को बंद कर रहे हो आप, दूसरी तरफ आप जो भारत सरकार के अंदर, भारत के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर कंपनियां कार्य कर रही हैं वो चोरी कर रही हैं। उसके बाद रिस्कवर है जो हमें ही लेनी है। यानी कि जो भारत की सरकार है सीधा सीधा निजीकरण की ओर बढ़ रही है। अगर ये साइबर बीमा ही कराना था तो हमारे भारत की सरकारी बैंक, सरकारी बीमा कंपनी के थ्रू भी हो सकता था। यही पैसा जो 50,000 करोड़ है, 1,00,000 करोड़ जो भी है, हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है बीमा कंपनी, इसको लाभ होता, लेकिन नहीं। टोटल निजीकरण की ओर बढ़ावा है। निजी बैंकों को, निजी बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाना ही सरकार का मुख्य कार्य हो गया है।
आगे आप खुद समझदार हैं दोस्तों।